जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे और इतिहास में भी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग आज मौर्य अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। जिससे अधिक क्वेश्चन आते हैं उससे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग बुद्धिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मौर्य अंपायर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए मौर्य वंश इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारा चीज चेंज हुआ। चाहे वो हमारा सोसाइटी हो, हमारा समाज हो, हमारा इकोनॉमी हो, है ना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, क्या टैक्सेस होना चाहिए, हमारा क्या इकोनॉमी होना चाहिए। एक बहुत बड़े लेवल पे जो चेंजिंग हुआ वो यहीं से देखने को मिला। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं से, इसके पहले हड़प्पा एज में भी बहुत ज्यादा, वो तो शहरी एज ही था, अर्बन एरिया ही था। कौन सा? हड़प्पा। लेकिन उसके बाद में जो शहरी रूप में उभरे और हर एक तरीका का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? मौर्य वंश के समय हुआ। और ये मौर्य वंश का जो था वो लगभग 325 बीसी से लगभग 185 बीसी तक ये हमारे भारत में रूल किया, पूरे भारत में रूल किया। और जब ये इतने लंबे अरसे तक हमारे भारत में शासन किए तो भारत में काफी बड़े रूप में चेंजेस देखने को मिला हर एक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे शांति था। यहाँ पे एक ही साम्राज्य के लोग बहुत बड़े अरसे तक युद्ध करते रहे, बड़े अरसे तक इस जगह पे रहे, जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब ज्यादा नियम कानून चेंजेस नहीं हुए और वो नियम कानून पूरे तरीके से लागू हुआ तो एक अच्छे वे में ग्रोथ कर पाया ये मौर्य एम्पायर। और इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे सही तरीके से ग्रो कर पाए। ग्रो करने के साथ साथ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो पाया, एक अच्छा इकोनॉमी हो पाया। देखिए अब ये जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो स्टार्टिंग है वो होता कैसे है ये जाना जरूरी है। इस देखिए मौर्य वंश पहले था कहाँ? तो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया का जो ये साइड था मगध, क्या नाम था इसका? मगध। आज का जो बिहार है या बिहार में भी आज का जो गया है, गया और पटना वाला रीजन है, वो मगध साम्राज्य कहलाता था। तो मौर्य वंश उजागर हुआ कैसे उसको जानना है। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि मगध पे इनसे पहले नंद वंश का शासन था। सबसे पहले मगध में हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। उसके बाद यहाँ पे नंद वंश जो था वो यहाँ पे रूल कर रहा था मगध वाले रीजन में। तो नंद वंश में बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, महापद्मानंद अच्छे थे। और धनानंद जो था उनके पास किसी चीज का घमंड था, है ना, घमंड था। और हुआ क्या कि इसी समय मगध में एक बहुत बड़े पंडित कहने का मतलब ज्ञान, पंडित मतलब वो नहीं जो मंत्र पढ़ते हैं, वो नहीं, जो ज्ञाता होते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है। स्कॉलर जो विद्वान थे हमारे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो इस नंद वंश के इस मगध में पधारे और कुछ बात रखने गए कि जो सेल्यूकस है ना, वो जो है वो आपका तक्षशिला जो उत्तर और पश्चिमी भारत है वहां तक वो उसका जो आक्रमण है वो हो चुका है ना। सिकंदर जो है वो यहाँ तक आ चुका है। वही बताने गए थे कि आप जो ये वाला एरिया है उसको आप सुरक्षित कीजिए। लेकिन जो धनानंद था वो क्या करता है कि इनका इंसल्ट कर देता है चाणक्य का। तो वही समय चाणक्य जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इस नंद वंश का खात्मा करेंगे। और तभी से वो निकल पड़ते हैं एक वैसे बालक की खोज में जो पूरे भारत को लीड कर सके। और उसी में चंद्रगुप्त मौर्य उनको नजर आता है और वो उनको ट्रेंड करते हैं। ठीक है, और वो जो है सर्वव्यापी एक राजा के रूप में उभरता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मौर्य अंपायर के बारे में और क्या है वो देखिए। मौर्य अंपायर बहुत ही ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक किस रूप में है? तो यहाँ पे काफी सारे बहुत सारे प्रूफ मिले, हर एक बहुत सारा एविडेंसेस मिले हैं। चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो आर्कोलॉजी हो, चाहे बुक्स हो। बुक्स में अगर हम बात करें सबसे पहले
अगर हम बुक्स का बात करें तो सबसे पहले कौटिल्य का जो चाणक्य थे उनका एक बुक था, उनका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। वो बताते हैं, मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। और अर्थशास्त्र किस पर बेस है? अर्थशास्त्र किस पर बेस है? तो वो बेस है एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए किसी भी राज्य का, है ना। इंटर स्टेट रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। ये अर्थशास्त्र का मतलब अभी वाला इकोनॉमी नहीं कि धन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे चलाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एक राज्य में, रिलेशन कैसा होना चाहिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, है ना। इनेमी को कैसे हमको हैंडल करना है, वो सब के बारे में इस अर्थशास्त्र में बताया। इस अर्थशास्त्र के 15 पार्ट है। कितना पार्ट है? 15 पार्ट है, याद रखना है। तो कौटिल्य इसके बारे में बताया। साथ ही साथ एक पुस्तक है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इस इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा है। ये मेगास्थनीज कौन सा, इसके आगे हम लोग जानेंगे। और इसमें भी हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक है विष्णु पुराण। कौन है? विष्णु पुराण है, 18 पुराण है, उसमें एक विष्णु पुराण है, उसमें भी हमको मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। साथ ही साथ एक है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। ये एक पुस्तक लिखते हैं, परिशिष्ट तर्पण। कौन लिखते हैं? हेमचंद्र एक पुस्तक लिखते हैं, परिशिष्ट तर्पण, जिसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक पुस्तक जो है और है, एक विशाखा दत्त जी का एक बुक है जिसका नाम है एक विशाखा दत्त का एक बुक है जिसका उसका नाम है विशाखा दत्त का जो एक नाम है वो है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। उसमें भी हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। एक है दांडीन, है ना, उनका भी एक पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित्र। उसमें भी हमको जानकारी प्राप्त मिलता है, किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही साथ एक है, ये सब इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे एक है वान भट्ट, एक हुए स्कॉलर हुए वान भट्ट, जिसका पुस्तक का नाम है कादम्बरी। कौन लिखा है? वान भट्ट जी ने लिखे हैं। और कुछ पुस्तक, मतलब यहाँ पे पुस्तक का भंडार है जो मौर्य वंश के बारे में चिल्ला करके बताते हैं, ठीक है। यानी मौर्य वंश काफी ऑथेंटिक है, इसके बारे में बहुत सारा जानकारी है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग हैं वो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और ये तो जान ली कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और आगे देखते हैं फर्दर कि इनका क्या क्या योगदान रहता है, ठीक है। देखिए, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया, तो क्योंकि चाणक्य का असली एम क्या था कि मगध पर विजय पाना है, और मगध सबसे शक्तिशाली था। तो चाणक्य के लिए चैलेंज था कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो मैं सिखाया हूं, क्या उसको पूरी तरीके से सीख पाया है। तो उसी के लिए मतलब जो ट्रेनिंग दिए हैं वो क्या उसमें अव्वल हो पाया है। उसी को ट्रेनिंग कराने, मतलब उसको जांच करने के लिए सबसे पहले चाणक्य जो है वो क्या करता है कि इस वाले रीजन पे, पंजाब वाले रीजन पे चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है, लड़ाई करवाता है और यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। यानी अगर कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला जो युद्ध है वो कहाँ किया, तो पंजाब में किया, पंजाब वालों को जीता। उसके बाद वो ईस्ट की ओर बढ़ा था और नंद वंश को खात्मा किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या, इधर पहला चीज देखिए कि पंजाब में किया, उसके बाद
यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है और क्या किया, देखिए जब नंद वंश का खात्मा किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब मगध पे किसका शासन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का शासन हो गया। और मौर्य वंश को बढ़ाना, पूरी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करना, चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या किया, उसको किया। और फर्दर अपने रूल को क्या करते गया, बढ़ाते गया, अपने साम्राज्य को बढ़ाते गया। अब देखिए 305 बीसी का समय आता है, मतलब अभी नहीं, जब पंजाब पे ही रूल कर रहे थे, पंजाब पर ही जब अटैक करने वाले थे, तो यहाँ पे क्या था कि 305 बीसी का समय था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था, सेल्यूकस थे। तो इनके साथ कब युद्ध किया, 305 बीसी में कौन युद्ध किया, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया और इसको क्या कर दिया, हरा दिया। जब हरा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके साथ एग्रीमेंट किया। क्या किया, एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट करने के साथ क्या क्या कहा, पहला कि सेल्यूकस के दरबार में एक बहुत ही बड़े स्कॉलर रहते जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। तो उन्होंने मेगास्थनीज को मांग लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मांग लिया, मेगास्थनीज को मांग लिया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक जो है वो लिखा। साथ ही साथ इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बहन थी हेलेना, हेलेना के साथ क्या किया, बहन या पुत्री थी, उन्हीं के साथ क्या कर दिया, ये शादी किया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। थर्ड चीज, जो ये सेल्यूकस था, सेल्यूकस को 500 हाथी, 500 एलिफेंट जो है वो कौन दिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया। 305 बीसी में ये सब सारा चीज घटना होता है, ठीक है। और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही सब चीज देखेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई सारे ऐसे अवधारणाएं हैं, है ना, जैसे बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो इस चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताता है। क्या बताता है, क्षत्रिय बताता है कि ये जो थे वो क्या थे, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रखते थे, ठीक है, क्षत्रिय। वहीं जो आपके ब्राह्मण्स है वो क्या है, वहीं पे क्या है, ब्राह्मण्स है। ब्राह्मण्स क्या बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे। क्या थे, शूद्र थे। वहीं विष्णु पुराण, विष्णु पुराण क्या बताते हैं, विष्णु पुराण क्या कहता है कि ये जो थे वो नंद वंश के ही जो एक राजा हुए उनके क्या थे, ये पुत्र थे। यानी क्या थे कि सबका अपना अपना विचार था कि बुद्धिज्म अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। तो उसको अपने साथ कनेक्ट कर लिया कि हाँ बुद्धिज्म से ये उत्पन्न हुए थे, ये क्षत्रिय थे। क्या थे, ये क्षत्रिय थे। ब्राह्मण ने इनको शूद्र कहा, ब्राह्मण को क्या कहा, शूद्र कहा, ठीक है। और विष्णु पुराण इनको नंदवंश का ही एक पुत्र बताया, किसी राजा का नंदवंश का, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। और हम लोग क्या देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म को, जैन धर्म को अपनाया था। किसको धर्म अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। अपने अंतिम दौर में किसको अपना लिया था, जैनिज्म में। जैनिज्म में भी दिगंबर धर्म को, दिगंबर सेक्ट था उसको अपनाया था। किसके मदद से, किसके मदद से, किसके मदद से, तो भद्रबाहु के मदद से क्या किए थे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दिगंबर सेक्ट को अपना लिए थे। भद्रबाहु कहाँ, और जब दिगंबर अपनाए तो दिगंबर एक श्वेतांबर होता है, दिगंबर के प्रवक्ता कौन थे, भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के अस्थलबाहु थे। बट जब दिगंबर जो था वो बहुत ही कड़ा था। इस मैंने अगर श्वेतांबर और दिगंबर में बात किया जाए, सबसे कड़ा रूल किसमें था, दिगंबर में था। इसमें भूखे रहना, है ना, अन्न ग्रहण नहीं करना, फिर से बहुत कम सोना, ये सारा चीज इसमें रूल नियम था। और जब एक राजा जब इसको अडॉप्ट करता है तो उसके लिए बहुत परेशानी होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो अंतिम दौर में चंद्रगुप्त मौर्य आने लगते हैं। और इनके साथ ये जाते कहाँ हैं चंद्रगुप्त मौर्य, एक कर्नाटक में एक जगह है श्रावण बेलगोला, है ना, वहां पे जाते हैं। और वहीं पे पहाड़ी है, वहीं पे वो क्या करते हैं, ये दोनों जो है वहां पे रहते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक विधि है सालेखना, मतलब इसमें भूखे लोग रहते हैं लंबे लंबे समय तक, तो सालेखना विधि से क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। और क्या देखते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि
सेंड्रोकस, सेंड्रोकस और एंड्रोकस, सेंड्रोकस और एंड्रोकस किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये किसने प्रूव किया? जेम्स विल्सन ने प्रूव किया कि ये चीज जो है वो किसको कहा जाता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेंड्रोकस किसने कहा था? वो कहा था स्ट्रैबो ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। एंड्रोकस किसने कहा था? इसने ये एंड्रोकस, एंड्रोकस किसने कहा था? ये जो है वो एंड्रोकस जो किसने कहा था? वो कहा था एपियन। किसने कहा था? एपियन ने कहा था, एपियन। एंड्रोकस किसने कहा था? एपियन और प्लूरल, नहीं याद करना, प्लूआर्क, क्या कहना? प्लूआर्क। एपियन और प्लूआर्क ये दोनों जो थे वो एंड्रोकस ने इनको कहा था। सेंड्रोकस किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। और एंड्रोकस एपियन, एपियन और प्लूआर्क ने इसको कहा था। ठीक है। जेम्स विलियम जोन्स, जेम्स विलियम जोन्स ने इनको पहचाना था। कौन कहा था? जेम्स विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने इनको कहा था। क्या कौन कहा था? एंड्रोकस और सेंड्रोकस पहचाना कौन था? पहचाना था विलियम जोन्स ने पहचाना था कि इनका नाम क्या है? सेंड्रोकस एंड एंड्रोकस, लेकिन नाम दिया अलग अलग। सेंड्रोकस को स्ट्रैबो और एंड्रोकस को एपियन एंड प्लूआर्क। अच्छा, और कुछ हम देखते हैं इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए कुछ पुस्तकें हैं विलियम जोन्स का, कुछ पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, कुछ वो देखिए। एक बुक का नाम है, अभी हम लोग पढ़े थे, जिसको हेमचंद्र ने लिखा है। कौन लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। उस पुस्तक का नाम क्या है? परिशिष्ट तर्पण। इसमें कहा गया है परिशिष्ट तर्पण में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनका संबंध किनसे था? जैनिज्म से था। किनसे था? जैनिज्म से था। वो किससे पता चलता है? परिशिष्ट तर्पण से पता चलता है। दूसरा चीज, एक विशाखा दत्त एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम रहता है मुद्रा राक्षस। क्या नाम रहता है? मुद्रा राक्षस। इससे पता चलता है हमको कि जो चाणक्य थे, उन्होंने अपने इनेमिज को किसके मदद से हराया? चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से पूरे अपने इनेमिज को क्या किया? वो हरा दिया। ठीक है, तो ये दो चीज था, है ना। अच्छा, एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम था जस्टिन। क्या नाम था? जस्टिन। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम था जस्टिन, इन्होंने क्या कहा? एक ग्रीक स्कॉलर थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और प्लस में सिकंदर या इसको अलेक्जेंडर, ये दोनों आपस में बात किए थे। ये कौन कहा है? ग्रीक स्कॉलर जस्टिन ने कहा है। ग्रीक स्कॉलर जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो है वो दोनों आपस में बात किए थे। क्या? किससे? नंद वंश को हराने के लिए। जब वो पंजाब की ओर बढ़ रहे थे युद्ध के लिए, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से बात किया था। सिकंदर ये दोनों आपस में बात किए थे नंद वंश को हराने के लिए। ठीक है, किसने कहा है? ये जस्टिन ने कहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने आज देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने आज देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जितना बताएं उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है ऐसा भी, इसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो थैंक यू। और अगर बहुत सारे वीडियो हैं, अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है 11th क्लास का, उसको पूरा देखिए, है ना। ठीक है, सो थैंक यू।